गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबको बहुत नमस्कार। रामपाल, दीपक, भारती, विक्की, ताराचंद, रोहित कुमार कुशवाहा, गजाला, फिरदौश, संतोष, अंकित कुमार, राम राम भाई, राम राम। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आई होप कि आप सभी बच्चों तक मेरी आवाज बहुत अच्छे से पहुंच रही है। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो जल्दी से बता दो कि आज का रंगारंग कार्यक्रम कर दें शुरू। विक्रांत, सुष्मिता, देवयान, कृष्णा, मीना, रामपाल, विक्रांत, रोहित, विक्की, राजेश, अहिरवार, प्रतीक, यादव, अभिषेक, राहुल, निषाद, पिंकी, मीना, कृष्णा, मीना। चलो ठीक है, बार बार भाई एक ही बच्चा कमेंट मत करो, है ना। अब आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत बेहतरीन जबरदस्त टॉपिक है। यहां पर लिखेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं TIR। बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, आपको समझना है इसे ध्यान से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, ठीक है। फिर कौन से लेवल की साइंस बताओ? 11 12 सब लेवल की है भाई। तुम्हें किस पेपर की तैयारी कर रहे हो? प्रतीक यादव, तुम पहले ये बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान से समझना सभी। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए पहले मैं क्लास में कुछ कर रहा हूं। जो बच्चे ने पीछे की क्लास ली है वो समझ जाएगा कि गुरुजी क्लास में क्या कर रहे हैं। ये बेटा नॉर्मल है, अभिलंब है। ये आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ये जिस एंगल पे जाती है आपको पता हो आई है। ये रिफ्रैक्टेड अपवर्तित किरण, ये आर एंगल है। लाइट नजदीक आ रही है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही होगी। रेरर से जा रही होगी डेंसर में। रेरर से डेंसर, विरल से सघन। मेरे बनाते बनाते आपके दिमाग में सारे आंसर खुद से आ जाने चाहिए। अब इतनी बार क्लास में ये चीजें बन चुकी हैं। अब यहाँ पे आ जाओ। ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। ये नॉर्मल है। ये रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ठीक। ये लाइट दूर जा रही है, यानी कि सघन माध्यम से जा रही होगी विरल माध्यम में, ठीक। अब सब बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, आपने रिफ्रैक्शन में अपवर्तन में हमें पढ़ा दिया है, ठीक है, कि प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में जाता है तो नजदीक आता है, सघन से विरल में जाता है तो दूर हटता है। लेकिन मैं अब ये चाह रहा हूं कि जब लाइट जाए 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 जाए, और बेटा ये हमारा बाउंड्री होती है ना, यहाँ पे अलग मीडियम है, यहाँ पे अलग है, समझा तो बाउंड्री कहते हैं या इंटरफेस कहते हैं। अब मेरा मन ये कर रहा है कि जैसे लाइट यहाँ पे टक्कर मारे तो लाइट दूसरे मीडियम में जाए ना, जैसे लाइट यहाँ पे टकराए, टकराने के बाद इसी मीडियम में वापस आ जाए। अब मैं लाइट को पूर्ण रूप से परावर्तित कराना चाहता हूं, टोटली रिफ्लेक्ट कराना चाहता हूं। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं प्रकाश को छोड़ूं और मेरा मन करे कि भले ही दूसरा मीडियम भी पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, और लाइट ट्रांसपेरेंट पारदर्शी माध्यम में तो जा सकती है, पर मैं चाह रहा हूं कि लाइट दूसरे मीडियम में जाए ना, टक्कर मारते ही जैसे दर्पण पे लाइट टकरा के वापस आ रही थी, मिरर में लाइट जैसे वापस आ रही थी, वैसे लाइट यहां पर भी वापस आ जाए। अब देखो ये वाला जो काम है कि लाइट पूर्ण रूप से वापस आए, वो यहां पर तो मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। बेटा लाइट जा रही है, कहां से कहां जा रही है? हमने देखा कि लाइट जा रही है विरल माध्यम से सघन में, तो यहाँ पे तो लाइट नॉर्मल के नजदीक आ रही है, नजदीक आ रही है, यानी यहाँ पे तो बात नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पे मुझे एक उम्मीद की किरण दिख रही है
कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो लाइट नॉर्मल से दूर हट रही है। तो इस वाले केस में बेटा जब लाइट दूर हट रही है तो यहाँ पे लाइट को हम दूर हटा 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 के वापस ला सकते हैं। यानी यहाँ पे तो लाइट को हम पूर्ण रूप से वापस ला सकते हैं। यहाँ पे एक उम्मीद दिख रही है हमें। क्यों दिख रही है उम्मीद? कि जब मैंने प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में छोड़ा तो विरल माध्यम में लाइट नॉर्मल से अभिलंब से दूर हटती है। अगर मैं इस लाइट को यहाँ की जगह थोड़ा सा यहाँ से छोड़ूंगा तो लाइट थोड़ा सा और दूर हटेगी, फिर थोड़ा सा और इधर करूंगा थोड़ा सा और दूर हटेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूर्ण रूप से ही वापस आ जाएगी। यानी अगर मुझे लाइट को पूर्ण रूप से वापस लेके आना है, पूर्ण रूप से परावर्तित करना है, तो ये काम केवल तभी हो सकता है अगर लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाए। डेंसर मीडियम से लाइट क्या करे? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, डेंसर से कहां जाए? रेरर में। अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही हो तो लाइट यहां नॉर्मल के नजदीक आती है, यहां पे लाइट को पूर्ण रूप से वापस नहीं लेके आ सकते। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है, आप चाह रहे हैं कि जो आपने लाइट छोड़ी है वो जैसे इंटरफेस पर टक्कर मारे वो पूर्ण रूप से ही परावर्तित हो जाए। जैसे परावर्तित तो अभी भी हो रही होगी, पर अभी लाइट आपने ऐसे छोड़ी तो ज्यादातर तो लाइट दूसरे मीडियम में चली गई, हल्की फुल्की रिफ्लेक्ट भी हो रही होगी। पर मैं चाह रहा हूं कि लाइट को मैं क्या करूं कि लाइट मेरी पूर्ण रूप से ही वापस आ जाए, टोटल ही वापस आ जाए, दूसरे मीडियम में हल्की सी भी जाए ही ना। तो सबसे पहली जो बेसिक कंडीशन है पूर्ण रूप से प्रकाश को परावर्तित कराने की, वो ये है कि प्रकाश आपको सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजना है, डेंसर मीडियम से भेजना है रेरर मीडियम में। यानी कि सघन माध्यम का मतलब वो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है और विरल वो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कम है। तो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? फॉर, लिखेंगे यहां पे हम TIR इज पॉसिबल, TIR is possible only when light enters from denser to rarer medium। हिंदी में लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। यानी कि बेटा लाइट कहां से कहां जानी चाहिए? सघन से विरल, डेंसर से रेरर। अभी मैं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पूछूंगा, वो आपको करने हैं। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान है, वो ऐसे याद रख सकते हैं कि TIR जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो है, आप ऐसे याद रखेंगे TIR जो होता है वो डर के माहौल में होता है, डर के साए में। डर के माहौल का मतलब यह है कि पहला मीडियम होना चाहिए डेंसर, दूसरा होना चाहिए रेरर। यानी जहां से लाइट चलेगी वो सघन होना चाहिए और जहां पहुंचेगी वो विरल होना चाहिए। तो इंग्लिश वाले क्या याद रख सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन डर के साए में होगा, यानी कि पहला मीडियम डेंसर, दूसरा रेरर। हिंदी वालों के लिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए माध्यम होना चाहिए सघन से विरल। अब इस आधार पर उसने देखो पेपर में क्वेश्चन पूछा, ये आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सर ALP के लिए A1I 6/6 होता है क्या? उसमें मेंटेनेंस के लिए ब्लू रे ग्लास पहन सकते हैं? भैया नोटिफिकेशन पढ़ो, है ना, हर चीज में थोड़ा मेहनत किया करो, नोटिफिकेशन में हर चीज लिखी है। गौरव त्रिपाठी सर रेलवे टेक्नीशियन के लिए फिजिक्स कंप्लीट होगी इस वजह से। कौन से ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं पहले आप ये बताओ, फिर बताऊंगा। ये कह रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। बेटा इसने देखो ये नहीं पूछा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, ये कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता, कैन नॉट टेक प्लेस, नहीं हो सकता। तो हमें तो ये पता है कि कब होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है सघन माध्यम से विरल में। तो जब प्रकाश जाता है सघन से विरल में तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो कब नहीं होगा? जब रेरर से डेंसर में जाएगा, विरल से सघन माध्यम में जाएगा, तब नहीं होगा। भाई सिंपल सी बात है। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा अगर पहला माध्यम विरल हो और दूसरा सघन हो। जैसे हमें गणगेश गुप्ता जी ने, रामपाल ने, दीपक, शालिनी, गजाला, ध्रुव, राज, बहुत बढ़िया, सबके आंसर ठीक आए। जोनी का छोड़ के पूरी क्लास में, जोनी शेख को छोड़ के सबका ठीक है, राहुल सैनी वगैरह सबका। बेटा देखो पहले ही अगर आप ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन में लाइट कहां से कहां जा रही है? पानी से कांच में। तो पानी का अपवर्तनांक तो होता है 1.33, कांच का 1.5,
तो मुझे एक चीज बताओ, पहले केस में देखो लाइट जा रही है विरल माध्यम से सघन में, भाई इसका अपवर्तनांक कम है तो रेरर से जा रही है डेंसर में, तो विरल से सघन वाले केस में TIR नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो गया। बाकी हर केस में TIR हो जाएगा, आप खुद चेक कर लो। भाई यहाँ पे लाइट जा रही है ग्लास से वाटर में, तो यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी डेंसर से रेरर में जा रही है, और यहाँ भी हो जाएगा, तो हर केस में हो जा रहा है, तो ये हमारे आंसर नहीं बनेंगे। भाई पहले पढ़ लो ना, उसने ये नहीं पूछा कि कब होगा, वो कह रहा है कि कब नहीं होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात को और समझेंगे। अगर मैं एक क्वेश्चन अपने आप से और बनाता हूं, आपको बताना है कि TIR कब होगा। इन विच कंडीशन TIR इज पॉसिबल, तो किस केस में TIR पॉसिबल है ये आपको बताना है। और शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, यानी कि पहला केस है कि आपको बताना है कि लाइट पहले केस में जा रही है, यहां पे लाइट जा रही है बेटा हमारी वाटर से डायमंड में, यहां पे हमारी लाइट जा रही है ग्लास टू डायमंड, यहां हमारी लाइट जा रही है वाटर से ग्लास, और यहां पे हमारी लाइट जा रही है वाटर टू एयर। ये कह रहा है कि किस केस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना संभव है, किस केस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना संभव है आपको बताना है। तो पहला केस में क्या लिखा है इसने, एक कौन बच्चा है मूर्ख, कह रहा है जी जो हिंदी में बताओ। अब मूर्खता की कोई परिभाषा हो तो इस बच्चे को हम बताएं, तो मूर्ख हो कुछ। ये क्या लिखा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूरी चीज बताएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना कब संभव है। आधे तो इतने मूर्ख है उन्हें समझ में आता नहीं है, कोई पढ़ा लिखा कुछ है नहीं जीवन में, वो सोचते हैं केवल हिंदी इंग्लिश की वजह से ऐसा हो रहा है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में है, कह रहा है जी हिंदी में बताओ। अब यहाँ पे पहले लैंग्वेज हम बता चुके हैं, अब इतना तुम अगर इतना हिंदी इंग्लिश नहीं आता तो क्या ही तैयारी कर रहे हो तुम, क्या सरकार को तुम क्या कंट्रीब्यूशन दोगे तुम, अगर तुम्हें 4 शब्द इंग्लिश के ये नहीं आते कि भाई पानी से डायमंड जा रहा है तो पानी से हीरा, इतना नहीं समझ पा रहे हो। आते तो पता नहीं भीड़ करने के लिए आए धरती पे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि किस केस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, आपको बताना है। इन विच कंडीशन TIR इज पॉसिबल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है, 4 बार बोली मैंने लाइन ये, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है ये आपको बताना है। तो पहले केस में लाइट जारी ले भाई, इससे लिख देते हैं बच्चों को ये, वरना तो ये हमारा खून पे लेगा। ये जल से हीरा, ये वाटर नहीं पता इसे जल कहते हैं इसे। यहाँ लाइट जा रही है कांच से हीरे में, और घर वालों को बोलते नहीं मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मेरी नौकरी नहीं लग रही, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही, और ये नहीं बताया घर वालों को जी हमें कितना आता है, हमने सीखा कितना है जीवन में, नकल करके हम पास हुए हैं रट्टेबाजी करके, ये नहीं बताएंगे बिल्कुल भी घर में। अब देखो, अब हमें पूछ रहा है कि किस केस में पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना संभव है। तो संभव के लिए मैंने बताया था कि पूर्णांतरिक परावर्तन संभव होता है डर के साय में, यानी पहला माध्यम होना चाहिए सघन और दूसरा होना चाहिए विरल, है ना। तो अगर हम पहला ही केस देखते हैं ध्यान से, तो पहले वाले केस में लाइट कहां से कहां जा रही है, वाटर से डायमंड में, तो वाटर का अपवर्तनांक हमें पता ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, इसका है 2.42, तो यह तो सघन से विरल बन नहीं रहा भाई, सघन का मतलब पहले माध्यम का तो ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं हो सकता। ग्लास का 1.5, इसका है 2.42, ले भाई 2.42 है इसका, फिर कहेगा जी इंग्लिश में बोल रहे हो, तो 1.5, इसका है 2.42, तो यहाँ लाइट जा रही फिर से विरल से सघन, यहाँ भी नहीं हो सकता। इसका कितना है 1.33, इसका है 1.5, यहां भी नहीं हो सकता। लेकिन डी ऑप्शन में देखो, प्रकाश जा रहा है जल से वायु में, तो जल का अपवर्तनांक है 1.33 और इसका है लगभग 1, तो प्रकाश जा रहा है सघन से विरल माध्यम में, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो या तो आपसे पेपर में पूछेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है, तो कब संभव के लिए मैंने कहा कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होना चाहिए, सघन होना चाहिए, दूसरे का कम होना चाहिए। या वो ये भी पूछ सकता है कि कब नहीं होगा, तो हमने तो ये याद कर रखा कि कब होता है सघन से विरल में, तो कब नहीं होगा, तो पहला माध्यम जहां विरल हो दूसरा सघन हो वहां पर नहीं होगा, तो इसका आंसर ए ऑप्शन बन गया। ठीक, अब आ जाते हैं वापस हम यहाँ पे। अब हम एक काम करते हैं, अब हमें बिल्कुल बेसिक कंडीशन तो पता चल गई कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बेसिक कंडीशन ये है कि पहला माध्यम सघन, दूसरा विरल, पहला डेंसर, दूसरा रेरर। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपको नहीं आता तो क्या मतलब ऐसे सिलेबस का, सीखने पे ध्यान दो, फर्जी नाटकों पे, हिंदी इंग्लिश
कब क्लास होगी, आज 2 घंटे पढ़ा दो, संडे को भी क्लास ले लो, इन चक्करों में ना पढ़कर जैसे जैसे बताया जाए उस क्लास में पढ़ो, लाइव जरूर आया करो। जब टीचर क्वेश्चन बोले उसके आंसर देने से पहले ट्राई किया करो कि क्या आंसर होगा, और फिर चेक करो कि जब टीचर ने बताया तो वो सोचने का जो प्रोसेस है वो कहां पर गड़बड़ हो रहा है, कि जब मैं सोचा मैंने तो ये आंसर था, और टीचर ने जब बताया तो ऐसे बताया, तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। हम लोग करते क्या है कि हम सभी टीचर बता रहे हैं वहां पे सीधे सीधे हम अपने आप जहां पे हम सोचते हैं उस प्रोसेस को स्किप कर देते हैं। टीचर ने बताया सोल्व करा दिया, हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन टीचर के सोल्व करने से पहले अगर हम खुद से सोल्व करेंगे तो आपको वहां पे अपनी कमी पता चलेगी कि मैं ऐसे सोचता हूं जबकि सोचना ऐसा चाहिए था। तो मैं कैसे सोचता हूं, आप उस वाले प्रोसेस को अभी देखते ही नहीं हो, आप सीधे ही आंसर देखने लगते हो। तो अगर हम इन चीजों को करेंगे तो सीखेंगे हम। क्लास रुक रही है, हमारी तरफ से तो बिल्कुल सही चल रही है भाई, ग्रीन आ रखा है एकदम बिल्कुल यहाँ पे माहौल। हो सकता है एक आध बच्चे को दिक्कत आ रही हो, इधर से तो यार कुछ ऐसा दिखाई नहीं, हो सकता है बीच में एक आध सेकंड रुक गई हो, है ना। चलो अब मैं देखो, अब मैं इसे बिल्कुल अलग उसे बना रहा हूं। भाई सीखने पे ध्यान दोगे ना, नौकरी उसी बच्चे की लगती है जो सीख लेता है, तो सीखने पे बिल्कुल ध्यान देना है। सिलेबस कंप्लीट होने पे ध्यान मत दो बिल्कुल भी, सिलेबस अपने आप हो जाएगा जब हम डेली सीखेंगे पढ़ेंगे। सिलेबस को तो होना ही है, आज नहीं होगा तो 10 दिन के बाद हो जाएगा, है ना। ये लिखा बेटा हमने यहाँ पे नॉर्मल था, ये आई, ये आर, ठीक। अच्छा, और आपको पता है कि ये लाइट कहां से कहां जा रही है, सघन माध्यम से विरल में, ठीक। अच्छा भाई विनय, आप भाई नोटिफिकेशन पढ़ो, ठीक है, क्लास डिस्टर्ब मत करो बीच में ना, बिना मतलब मैं ब्लॉक कर दूंगा फिर रोते फिरोगे। अब यहां देखो बार बार एक ही कमेंट मना करने के बाद भी करे जा रहे हो तुम। आई का मतलब है यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, बस मैं थोड़ा सा आलकस कर रहा हूं वरना अभी तक हो जाता तुम्हारा काम। ये क्लास में ना जब पढ़ा रहे हैं कोई चीज तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, फिर बिना मतलब में कमेंट हटा के पढ़ाऊंगा मैं, कोई मतलब नहीं है फिर उस चीज का। तो आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लास में एकदम सीरियसली पढ़ना है, केवल पढ़ाई की बात, कोई फालतू नाटक नहीं। अपवर्तन कोण, ठीक। अब इसे बेटा प्रोसेस को बहुत ध्यान समझना, इस प्रोसेस से टीआईआर से क्वेश्चन पेपर में आता है। शुरुआत मैंने बता दी कि सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या आएगा कि पहला माध्यम सघन दूसरा विरल होना चाहिए। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास में इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, ये रिफ्लेक्टेड रे अपवर्तित किरण है। इन सबके बारे में मैंने पहले बता चुका हूं। जिन्हें दिक्कत आ रही होगी ना ये आपतित अपवर्तित समझने में, वही है जिन्होंने पहले की क्लास नहीं ले रखी है, तो उन बच्चों को तो वैसे समझ में आएगा ही नहीं। अब यहां पे एक बात ध्यान समझना सभी, इस समय कई सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। अब मुझे एक बताओ कि जब ये लाइट सघन से विरल माध्यम में गई तो लाइट दूर हट गई, यानी सीधी सी बात है कि जो आर की जो वैल्यू है वो आई से ज्यादा है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं हमें, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अगर आई की वैल्यू 30 है तो यानी कि आर की 35 मानो, भले 40 मानो, पर 30 से ज्यादा माननी है। अगर मैं एक काम करूं यहां पर, अगर मैं थोड़ा सा आई की वैल्यू बढ़ा दूं, तो थोड़ी सी अगर बेटा मैं यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ाऊंगा, मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे, तो जैसे थोड़ी सी आई की वैल्यू बढ़ेगी तो समझो कि साथ में आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये लाइट थोड़ी सी ऊपर को उठेगी। आपको जी सर कोई समस्या नहीं है, जैसे ही आई बढ़ रहा है साथ में आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं थोड़ा सा आई की वैल्यू और बढ़ा दूं, तो लाइट थोड़ी सी और ऊपर उठेगी। अब मान लो लाइट उठकर यहां से जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, यानी इस बाउंड्री के साथ साथ जा रही है। एंगल तो बेटा हम नॉर्मल से नापते हैं, यानी यहां से यहां तक का जो एंगल नापेंगे तो कितना बन गया 90 डिग्री, आर की वैल्यू होगी 90। अब सब बच्चे रुक जाएंगे। हमने क्या देखा कि जैसे जैसे मैंने आई की वैल्यू बढ़ाई, भाई एंगल नापते हैं नॉर्मल से, पहले आई इतना था, फिर मैंने पीली वाली लाइन देखो, मैंने लाइट को यहां से थोड़ा आई इतना बढ़ गया, फिर मैंने थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया, तो जैसे आई की वैल्यू बढ़ रही है तो साथ में आर की भी बढ़ रही है, तो आई बढ़ रहा है आर बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है आर बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है आर बढ़ रहा है। जैसे आर की वैल्यू 90 हो जाए तुरंत रुक जाओ। हमने क्या देखा कि जैसे आर की वैल्यू 90 हो गई, अब मैं चेक कर रहा हूं कि जिस समय आर का मान 90 है तो उस समय आई की वैल्यू कितनी है। तो जिस समय आर की वैल्यू 90 डिग्री आपको दिखे
उस समय आई का जो भी मान हो, 12 डिग्री हो, 42 हो, 24 डिग्री हो, 48 हो, जो भी हो, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि आप आई को, आपतन कोण को क्रांतिक कोण कब कहते हो? हम आई को क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण तब कहेंगे जब आर की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा आपके लिए ऐसे यहां पे बना दूं कि यानी कि अगर मैं लाइट को कभी, ध्यान समझना बात को, अभी लिखवा दूंगा लाइन इस बारे में, गेम समझना। अगर बेटा अपने लाइट को कभी क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण पर बिछोड़ दिया तो लाइट क्या करती है? इस बाउंड्री के साथ साथ निकल जाती है, ऐसे निकलती है। यानी कि जब भी लाइट को हम क्रिटिकल एंगल पर छोड़ेंगे, जब लाइट को हम क्रांतिक कोण पर छोड़ते हैं तो लाइट कैसे निकलती है? जब लाइट को क्रिटिकल एंगल पर छोड़ा जाता है तो जो ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, तो इन दोनों मीडियम की जो बाउंड्री है ना, तो लाइट उस बाउंड्री के साथ साथ निकल जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हम आई को, आपतन कोण को क्रांतिक कोण कब कहेंगे? क्रांतिक कोण यानी कि वो कोण जिस पे अगर लाइट छोड़ दी जाए तो बाउंड्री के साथ साथ निकल जाए, यानी कि ये वाला आपको फोटो दिखाई दे, तो हम आई को क्रिटिकल एंगल तब कहेंगे जब आर का मान हो जाएगा 90। तो पेपर में क्या लिखा मिलेगा कि हम आई को, आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं कब? ऑप्शन होंगे जब आर का मान 0 डिग्री हो, 30 हो, 60 हो, 90 हो। तो हम बोलेंगे जिस समय आर की वैल्यू 90 होती है उस समय आई को क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे सुंदर सी, हम लिखेंगे, चलो भाई पहले हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश लिखेंगे बाद में। जब अपवर्तन कोण, जब अपवर्तन कोण, ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आर का मान, जब अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री होता है तो आपतन कोण, ब्रैकेट में लिखेंगे आई, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। इंग्लिश में लिखेंगे when एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ब्रैकेट लिखेंगे स्मॉल आर, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, कोमा the angle of incidence, ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आई, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, समझ गए? जब आर का मान 90 डिग्री होता है, यानी अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, तो हम आई को क्रिटिकल एंगल कहना शुरू कर देते हैं। हाँ, जब नया चैप्टर आएगा वहां से कर लेना सुधीर, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, ये बेटा जो क्रिटिकल एंगल है, एक तो लाइट आपको ध्यान रखना है कि डेंसर मीडियम से कहां जानी चाहिए, हमेशा रेयर, ये तो ध्यान रखना ही है। पेपर में आपसे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पूछेगा कि भाई लाइट मान लो जा रही है पानी से हवा में या कांच से हवा में, यानी कि पहला मीडियम तो डेंसर होना चाहिए, दूसरा रेयर। डायमंड से हवा में जा रही है लाइट, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण से आप सबके पास में क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, उसे कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले एक लाइन और इस थ्योरी के देख लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे चले जाएंगे। तो अभी मुझे कुछ चीज बताओ, जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं क्लास में, क्या वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि अभी हमने क्लास में क्या पढ़ा, कि आज हम पढ़ने क्लास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हम ये चाह रहे हैं कि हम लाइट को छोड़ें और लाइट दूसरे मीडियम में जाए ना, और लाइट पूर्ण रूप से वापस आ जाए। तो उसकी पहली शर्त यह है कि अगर लाइट को पूर्ण रूप से परावर्तित कराना है, रिफ्लेक्ट कराना है, तो पहला मीडियम डेंसर हो, दूसरा रेयर हो, पहला सघन हो, दूसरा विरल हो। तो अगर मैं जैसे से आई की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो आर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो मैंने कहा कि जैसे आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो उस समय आई की जो भी वैल्यू होगी हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। अच्छा, अगर मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे छोड़ दूं, भाई जब मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल पे छोड़ रहा था तो लाइट ऐसे जा रही थी बाउंड्री के साथ साथ। अगर मैं बेटा लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे छोड़ दूं, मान लो कि मैंने लाइट को छोड़ दिया ये क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे, अगर लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे छोड़ दिया जाए तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। ये हमारा कहलाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि लाइट पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाए, टोटली ही रिफ्लेक्ट हो जाए,
दूसरे मीडियम में जाए ही ना, तो आपको लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पर छोड़ना पड़ेगा। तो क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल था कि जब आपने लाइट को क्रिटिकल एंगल पे छोड़ा था तब तो बाउंड्री के साथ साथ जा रही थी। अगर आपने क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दिया तो लाइट पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी, और अब वो रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करेगी, परावर्तन के नियमों का, कि अगर वो यहाँ पे आई है 50 डिग्री पर तो जाएगी भी 50 पर ही, फिर वो वाला माहौल बन जाएगा। यानी कि लाइट को पूर्ण रूप से परावर्तित कराना है, लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट कराना है, तो एंगल क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण से भी अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखेंगे हम बैक क्लास। जिसने भाई, एक तो कई बार मुझे ऐसा लगता है अगर आपने बैक क्लास नहीं की तो ये पूछने की क्या बात है, इस क्लास में समझ में आ जाएगा क्या? भैया नहीं आएगा, पहले बैक क्लासेस कर लो। अगर आप बैक क्लासेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आप जब नया चैप्टर कभी आए 5 दिन में 10 दिन में, तो तब वहां से स्टार्ट कर लेना, इसमें क्या पूछने वाली बात है। अभी आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपना पीछे का बैकलॉग समाप्त कर लो, डेली दिन में थोड़ा स्पीड बढ़ा के 1-2 क्लास देख लो, फटाफट वो कर लो। अभी छुट्टी पड़ेंगी होली की 2-3 दिन की, तो अपनी क्लासेस कंप्लीट करके फिर अपना लाइव क्लास में आना शुरू कर दो, है ना। फिर चलती हुई क्लास में बार बार कमेंट करना और फिर मैं आंसर ना दूं, फिर उसके बाद बच्चे सोचते हैं पता नहीं टीचर क्यों नहीं आंसर दे रहा, उन्हें लगता है कि मेरा केवल अकेले का ही कमेंट आ रहा है, यहाँ लगातार कमेंट चल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा, है ना, इसे मूर्खतापूर्ण चीजें ना करें हम क्लास में, लगे टीचर को भी कि हाँ ये बच्चे सरकारी नौकरी ले सकते हैं, तो ऐसा व्यवहार करो क्लास में। तो अगर हम क्रांति कोण से बड़ा कोण कर देंगे तो लाइट हो जाएगी पूर्ण रूप से परावर्तित। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अब दिक्कत क्या है ना कि कितना भी समझा लो, थोड़ी देर में और आ जाएगा कोई, कितनों को समझाएंगे आप। तो मुझे लग रहा है कि रिप्लाई करना ही बंद करना पड़ेगा। एक तो ना यार ढोल से आ गई है कैसे। चलो यहाँ पे लिखेंगे when angle of incidence is when angle of incidence is greater than critical angle, then TIR occurs। हिंदी में लिखेंगे जब आपतन कोण, ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आई, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। तो बात समझ में आ रही है कि मैंने कहा कि जैसे जैसे हम आई की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब आर 90 हो जाएगा तो हम आई को क्रांतिक कोण कहेंगे। अगर एंगल क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो, तो लाइट पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। वही लिखा, जब आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण, जब आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण आईसी से भी अधिक हो जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना घटती है। ठीक है, आई बात समझ में सब बच्चों को ये? तो एक बार थ्योरी मुझे बता दो फिर से क्लियर है कि नहीं है, फिर मैं अब इस पे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे आ रहा हूं, दोबारा समझेंगे। हमने यहां से स्टार्ट किया, प्रकाश की किरण गई सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो ये दूर हटी। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा एंगल बढ़ाया तो लाइट थोड़ी सी ऊपर को उठी, आई बढ़ाया आर भी बढ़ा, थोड़ा मैंने लाइट को यहां छोड़ा तो लाइट बाउंड्री के साथ साथ जा रही है, यानी आर हो गया 90। तो मैंने कहा कि जिस समय आर की वैल्यू 90 हो जाए तो हम आई को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी जब मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल पर छोड़ता हूं तो लाइट ऐसे आती है बाउंड्री के साथ साथ। अगर हम क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल कर दें तो लाइट पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। तो जो बच्चे शुरू से क्लास देख रहे हैं उन्हें बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये बताओ। अब बेटा हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं यहां देखना, मैं इससे कई सारे न्यूमेरिकल आपको कराने वाला हूं, ध्यान समझेंगे सब बच्चे। कैसे कैलकुलेट करेंगे क्रिटिकल एंगल? तो अभी हमें क्रिटिकल एंगल के बारे में इतनी जानकारी है, केवल इतनी छोटी सी, कि एक तो भाई जब भी क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे तो
प्रकाश जाना चाहिए सघन माध्यम से विरल में, डेंसर से रेरर, सघन से विरल। दूसरा हमें क्या जानकारी है कि अगर लाइट को क्रिटिकल एंगल पर छोड़ दिया जाए तो लाइट बाउंड्री के साथ साथ निकल जाती है, यानी आर की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। यहां से जानकारी तो हमें नहीं है, इतनी तो जानकारी है, ठीक। ओके, चलो अब इसे समझना ध्यान से। एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर सारे के सारे अगर आप कर पाओगे तो यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। केवल जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वही अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन याद हो जा रहा है, उससे फिर समझो कि बात नहीं बनेगी। कई बार नहीं होता कि हम कोई टीचर हमें क्वेश्चन करा रहा है, जो जो टीचर ने क्वेश्चन कराया वो तो हमारे से हो जाते हैं, कोई नया क्वेश्चन आए, हल्की सी लैंग्वेज बदल जाए तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, यानी अभी हम नौकरी लेने से दूर हैं। तो जैसे अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट का एक दो क्वेश्चन बताऊं और आप फिर 8-9 अलग अलग खुद ही बना पाए उसके आसपास के, तो हम तब मुकम्मल तैयारी समझते हैं अपनी। अब यहां देखना ध्यान से, ये बेटा लाइट हमारी जा रही है सघन से विरल माध्यम। तो जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो हम सभी को पता है स्नेल्स का नियम हम लगाते हैं, स्नेल्स लो। तो स्नेल का नियम मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, हाँ, इससे पहले हमारा भाई बुरा मान जाए। स्नेल का नियम, साइन आई साइन आर इजकल टू n2/n1, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो हमने क्या पढ़ा बाई थ्योरी। थ्योरी हमें बता रही है कि जब आर की वैल्यू, जब वैन वैन को बेटा हिंदी में जब बोलते हैं, जब आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो हम आई को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी कि आई सी। तो बस आप स्नेल्स लॉ में ये वैल्यू पुट कर दो, हो गया हमारा काम। तो हम आई को क्या कह रहे हैं बेटा, आई सी, कब, जब आर की वैल्यू हो जाए 90 डिग्री। ये हो गया n2/n1, तो साइन 90 की वैल्यू होगी 1, तो साइन आई सी मेरे पास में आ गया n2/n1। कितना आसान है। यानी जब भी पेपर में आपसे क्रिटिकल एंगल निकलवाने के लिए पूछे, एकमात्र फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी पेपर में क्रिटिकल एंगल पूछेगा तो याद रखेंगे साइन आई सी इजकल टू n2/n1। और n2 आपको पता ही होता है दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक, और n1 होता है पहले मीडियम का। जहां से लाइट चलेगी वो पहला मीडियम और जहां पहुंच जाएगी वो दूसरा मीडियम। हो गया काम, ठीक है। अब साइन आईसी जो है वो n2/n1 के बराबर है, तो दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक ऊपर लिखेंगे, पहले का लिखेंगे नीचे, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, किताबों से रट्टा मार लेते हैं, कुछ मास्टर भी पढ़ा देते हैं बच्चों को कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला रट लो 1/n, और n क्या है, मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। भाई वो फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है। 1/n जो आप याद करते हो ना, वो केवल स्पेशल केस में काम करता है कि जब लाइट किसी मीडियम से हवा में जा रही हो तभी काम करता है वो। ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, चाहे लाइट कांच से पानी में जाए, चाहे डायमंड से हवा में जाए, चाहे डायमंड से पानी में जाए। तो हमें कुछ फालतू की बातें याद नहीं रखनी, यही फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो इस फॉर्मूले से हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। एक ऐसा टीआईआर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिल्कुल है, अपने घर में देख लो टीआईआर। आप एक बीकर में पानी लेना, ठीक है, बीकर के अंदर पानी है और ऊपर तो हवा होगी, तो एक लेजर लाइट लेना, उसे नीचे से लाइट छोड़ना। तो नीचे से जब लाइट जाएगी पानी में जाएगी, और उसके बाद में जब वो हवा से निकलने वाली होगी, अगर आप एंगल बढ़ाते रहोगे ना तो पानी के अंदर ही लेजर वाली लाइट वापस आ जाएगी। प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी हम देखेंगे भी। ऑप्टिकल फाइबर में काम करता है ये, इसकी प्रैक्टिकल हम एप्लीकेशन देखेंगे। ये हीरे के चमकने में काम करता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अच्छा, अब देखो यहां पे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये टीआईआर का एक ही फॉर्मूला बताया है, उसी फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्वेश्चन करना है। करो ये, हमें करेंगे।
कुछ आंसर हमारे पास हमारे हैं। कुंदन स्नेहा सबसे पहला आंसर दिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे से, कह रहा है कि प्रकाश की किरण कांच से पानी में चलाई जाती है का मान क्रांति कोण से अधिक होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ बड़े ध्यान समझना सही बच्चे, प्रकाश की जो किरण चलाई जा रही है वो कहां से कहां चलाई जा रही है, ग्लास से वाटर में। बेटा पहला मीडियम हमारा क्या है, ग्लास, दूसरा है वाटर। और वैसे भी आपको चेक करना है कि पहला सघन होना चाहिए, दूसरा विरल। ठीक चल रहा माहौल, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रकाश की जो किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता ही है कि क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है, कि अगर लाइट को हम क्रिटिकल एंगल पे छोड़ेंगे तो लाइट कुछ ऐसे निकलेगी, फोटो बनेगा ऐसे, है ना। ये हमारा क्रिटिकल एंगल है और ये आर की वैल्यू कितनी होती है, 90। हालांकि मैंने आपके लिए बना दिया ये, लेकिन हमें तो इतना करने की जरूरत नहीं थी। रामचंद्रा मुर्मू और गौरी बाथम इतना बताने के बाद भी गलत कर दिया उन्होंने, पूरी क्लास में इनका गलत है। शालिनी, गजाला, राहुल, बाकी सबका ठीक है, कि राहुल निषाद का गलत है। बाबू क्या पूछा उसने हमारे से कि प्रकाश की किरण कांच से जा रही है पानी में, तो क्रिटिकल एंगल का मान बताओ। तो क्रिटिकल एंगल नहीं पता तुम्हें क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक, साइन आईसी इजकल टू N2 अपॉन N1। आपने निकालना है क्रिटिकल एंगल, यानी कि आईसी की वैल्यू निकालनी है। N2 क्या होता है, N1 क्या होता है, N1 होता है पहले मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, N2 होता है दूसरे का। अगर पेपर में आपको ना दे रखा हो पानी और कांच का, तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं इसकी। तो पानी का हम लेते हैं 4/3 और कांच का होता है 1.5, यानी कि 3/2। ये बता रखा आपको भाई, या तो पेपर में खुद से दे वो, अगर नहीं देगा तो पानी का अपवर्तनांक 4/3 ही लेते हैं, वो कांच का 3/2, जिसे हम 1.33 कहते हैं, ये 1.5 होता है। तो N2 क्या है, पहला मीडियम ग्लास, दूसरा वाटर, वाटर का है 4/3, तो 4/3 आ गया। N1 है पहले मीडियम का, कांच का होता है 3/2, 2 पहुंच गया ऊपर, तो हो गया 8/9। तो साइन आईसी हो गया 8/9। तो हमें निकालना केवल आईसी क्रिटिकल एंगल, साइन उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9। तो ये तो सी ऑप्शन आंसर आ गया। अरे हाया ना, साइन इनवर्स 8/9 जिस बच्चे का आया उसका सही सी ऑप्शन। ये जोनी शेख का फिर से गलत है। जोनी भाई क्या चक्कर है, सारे गलत कर रहे हो तुम। दिलसान का ठीक है, ये राहुल निषाद का मैंने पहले बताया गलत हो गया था, गौरी बाथम गलत हो गया था, रामचंद्र मुर्मू गलत हो गया था ये, और इसके अलावा अभिषेक राज का गलत था, बाकी पूरी क्लास में सबका ठीक था ये। बाबू ऐसे बात नहीं बनेगी, सारी चीज बताने के बाद अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं समस्या है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम को बच्चा तो खतरनाक होता है, उसे हल्का से केवल इशारा दिखा दो, उससे लपेट देता मामले को वो। ये वाला करो। इस बार अगर तुम्हारा गलत हुआ तो जहां पर भी क्लास ले रहे हो वहीं के वहीं कम से कम 3 मिनट लगातार मुर्गा बनेंगे हम, जिसका भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 करो। रंजन, गौरी, संतोष, विश्वजीत, अरविंद, राजन, सबको बताइए। और क्वेश्चन का नंबर रखा करो पहले 17, फिर आगे ABCD। ये देखो इस बार क्या कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक 4/3। देखो जो बेटा खुद दे रहा है ना, फिर वही लेना, यूज करना पड़ेगा। तो जल का 4/3 दिया इसने, और कांच का कहा 5/3। अपने मन से 3/2 मत ले लेना। या तो अगर वो ना दे फिर तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे, अगर वो दे देगा तो वही यूज करेंगे। तो कांच से जल में प्रवेश करने वाले प्रकाश का क्रांतिक कोण, तो फिर से हमारा जो प्रकाश कहां से कहां प्रवेश कर रहा है, कांच से जल में, ग्लास से वाटर में। तो हमें पता है कि साइन आईसी क्या होता है, N2 अपॉन N1। वाटर का दे रखा है 4/3, यूज करो, और कांच का कह रहा है 5/3। तो N2 है दूसरा मीडियम 4/3, और इसे कितना है 5/3, ये 3 कट गया। तो साइन आईसी की जो वैल्यू हो गई वो 4/5 आ गई, और आईसी आ गया मेरे पास में साइन इनवर्स 4/5, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोहम्मद अमानुल्लाह साहब और जोनी शेख। जोनी भाई तो कसम खा के आया, लग रहा है घर वालों से डांट खा ली इसने सुबह सुबह, एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर रहा है ये। अरे एक आध तो तुक्के में ठीक हो जाता है इतने देर में। और वैसे भी जितने बच्चे बी आंसर बता रहे हैं या डी बता रहे हैं, इनके तो मैथमेटिक्स भी कमजोर है इनका। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, यहां बड़े ध्यान से देखना,
यानी कि जो बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है कि क्रिटिकल एंगल वो कह रहा है कि साइन इनवर्स 5/4 है ना, तो साइन को उधर ले जाओ, यानी वो कहना चाह रहा है साइन आई सी हो गया 5/4। तो बेटा आपको इतना पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है ना, मतलब साइन के साथ जो एंगल है उसे थीटा कह रहा हूं मैं, साइन थीटा की वैल्यू बेटा कभी एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो बी और डी ऑप्शन तो आपको पहली नजर में ही बाहर निकाल देना चाहिए। आपने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? साइन की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। साइन का अधिक से अधिक मान 1 हो सकता है और कम से कम -1 हो सकता है। तो इस वाले के अकॉर्डिंग तो आपका जो साइन थीटा है 5/4 यानी कि 1.25 बन रहा है, यहां बन रहा है साइन थीटा 2। ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है। सबसे पहले तो इन्हें बाहर निकालो। अगर आपको कुछ भी हवा नहीं आ रही क्वेश्चन में, मैथ आपका तेज है, तो आप इन दोनों पर टिक लगा ही नहीं सकते। पेपर में साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू पूछ ले, पहले से हमें आंसर पता है। इवन आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हो ना, ट्रिग्नोमेट्री आ जाए पेपर में, पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन बताए साइन थीटा बताओ, तो एक ऑप्शन लिख दे 1 2 3 4, समझ जाओ साइन थीटा की वैल्यू एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। 2 3 4 आंसर ही नहीं, सीधा एक आंसर है, सोल्व ही नहीं करना। रतन ने भी बता रहा है इसका आंसर। जो थोड़ा लेट हो गया हूं क्लास छोड़ दो, बाद में देखना। ये करो। और मैंने कहा था जो गलत बताएगा उसे मुर्गा बनना है, तो वो वाला प्रोसेस स्टार्ट किया कि नहीं किसी ने? जो भी एकदम आज्ञा का पालन नहीं करेगा, आशीर्वाद की कमी हो जाएगी उसके प्रति। तो एक बार को कम से कम मुर्गा बन के कान हाथों टच करना ही है, ताकि दोस्त को हटा दिया जाए जो भी ऐसे क्वेश्चन गलत करेगा। इसने लिखा कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ऑर्डिनरी ग्लास रिलेटिव टू एयर इज 1.5, व्हाट विल बी क्रिटिकल एंगल। बेटा क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, आपको पता ही है क्रिटिकल एंगल का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, साइन आई सी इजकल टू n2/n1। और क्रिटिकल एंगल पूछ रहे हैं कि पहला मीडियम होना चाहिए डेंसर, दूसरा होना चाहिए रेयर, यानी कि लाइट जा रही होगी गिलास से एयर में। साइन आई सी, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताइए हम कितना लेते हैं 1, और ग्लास का उसने दे रखा 1.5। तो n2 है नीचे वाला और ये 1.5, तो आई सी की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 1/1.5। इन इसका आंसर बनेगा हमारे पास ए ऑप्शन। ठीक है 1। प्रिंस भगत फिर भी बता रहा है इसका, देखो 9th का। लेट आने के ये तो नुकसान होते हैं। ये करना, ये करो। इसमें आपको मैं दे रहा हूं 30-35 सेकंड का समय। क्वेश्चन नंबर 43। जितनी वैरायटी क्रिटिकल एंगल पे हो सकती है सारी ले रहा हूं मैं। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिए हैं, अलग अलग एग्जाम के, रेलवे के भी, और या जो आ सकते हैं वो भी लिए हैं। अमित सिंह, रानू कुमार, अमानुल्लाह, अमानुल्लाह जो भी, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ शायद सही से। इनका एकदम बिल्कुल ठीक आया। दीपक पटेल का गलत है, अशोक यादव जी का महा गलत है। चलो बाकी यहाँ देखो। इसने कहा द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ग्लास स्लैब, हवा में डूबे हुए कांच के स्लैब में आपतन का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है। जब से अपवर्तनक सूचकांक √2 के माध्यम में डुबोया जाता है तो क्रांतिक कोण क्या होगा। ये कह रहा है कि बेटा जो कांच की जो स्लैब है, कांच की जो स्लैब है, एक ग्लास स्लैब,
कह रहा है कि जब ये एयर में है, ग्लास स्लैब जब ये एयर में है, हवा में डूबे कांच के स्लैब में आपतन क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो कह रहा है कि उस समय क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री की है, 30 डिग्री। तो इस समय क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री की, 30। और कह रहा है कि जब इसे √2 के माध्यम में डुबोया जाता है तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। यानी इसी ग्लास स्लैब को अगर मैं एक ऐसे मीडियम में डुबो दूं, ऐसे मीडियम में डुबो दिया जाए जिस मीडियम का जो अपवर्तनांक है वो √2 हो, तो कह रहा है कि अब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या कह रहा है हमारे से, इसे ध्यान समझो। ये हमारे से बोल रहा है कि भाई यही कांच की प्लेट जब हवा में है तो क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री का है, यही कांच की प्लेट जब एक ऐसे मीडियम में हो जिसका अपवर्तनांक √2 है तो तब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम पहले जो कंडीशन दे रखी है पहले उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो कंडीशन जो हमारे पास में दे रखी है, तो बेटा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन IC होता है N2/N1, ठीक। तो साइन IC क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, N2 क्या, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेके चलते हैं, और इस ग्लास का मैं नहीं पता, इसका मैं N मान लेता हूं, क्योंकि जो इस ग्लास का यहां पर निकल के आएगा ना वही फिर मैं यहां पर भी यूज कर लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास में साइन 30 आ गई है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो 1/n, तो n की वैल्यू आ गई 2। यानी जो कांच हमारे लिया इसने, इस कांच का अपवर्तनांक 2 है, तो मेरा काम हो गया। अब N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब यहां पर भी क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा दो, साइन IC इजकल टू N2/N1, तो N2 है √2, N1 है 2, तो सोल्व करेंगे तो 1/√2 आ गया। और आपको पता है कि साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, 45 डिग्री पे, तो एंगल आ गया 45 डिग्री। देखो जब बेटा पेपर में कभी आपको ऐसे दो कंडीशन दे रखी हो ना, कि जब लाइट यहां से यहां गई तो क्रिटिकल एंगल ये है, और जब यहां से यहां जाएगी तो क्या होगा, तो जो पहली कंडीशन दे रखी होगी ना, उस कंडीशन से आप क्या करेंगे, मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे, और वही जो यहां पर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा फिर वही दूसरी कंडीशन में अप्लाई कर देंगे। आप यहां पे एक चीज देखो, लाइट पहले जा रही है ग्लास से एयर में, तो हवा में डूबा हुआ कांच की स्लैब है, तो लाइट जा रही है कांच से हवा में, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उसने दे रखी है इस वाले केस में कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री का है। तो हम सभी को पता है कि साइन IC होता है N2/N1, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, लाइट जा रही है ग्लास से एयर में, एयर का होता है 1, और ये जो ग्लास है इसका हम निकाल लेंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया 2। अब यहाँ लाइट जा रही है हमारी ग्लास एक ऐसे मीडियम में जिसका अपवर्तनांक √2 है, ग्लास का हम पहली कंडीशन से निकाल चुके हैं, फिर हमने यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकालना है, वही साइन IC N2/N1, दूसरे मीडियम का √2, पहले मीडियम का 2, सोल्व करा तो 45 आ गया, ठीक है। ये करना क्वेश्चन। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर नहीं बनेगा, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर नहीं बनेगा, ठीक है, ये बताओ। हाँ आप समझिए बेटा, डी तो नहीं होगा, क्रिटिकल एंगल निकालना आपको। जब भी क्रिटिकल एंगल का जिक्र करते हैं, पहला मीडियम होना चाहिए सघन, दूसरा होना चाहिए विरल, तो पहला होना चाहिए डेंसर, दूसरा होना चाहिए रेरर, तो ये डी ऑप्शन तो नहीं है। यहाँ पे पहला मीडियम रेरर विरल बन गया, ये सघन बन गया, ये तो हमारा आंसर नहीं है। ये डेंसर से रेरर, डेंसर से रेरर, डेंसर रेरर, सघन से विरल, सघन से विरल, इनमें से हो सकता है। अब जब कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल जो है वो मैक्सिमम कब होगा, भाई एक मुझे एक चीज बताओ, जो अभी तक हम क्रिटिकल एंगल बेटा बार बार निकाल रहे हैं, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आपने देखा, साइन IC N2/N1, यानी जो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इस बात पर डिपेंड कर रही है ना कि आपकी लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, यानी कि दोनों का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या है।
अब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी लाइट पानी से हवा में जा रही है या आपकी लाइट डायमंड से हवा में जा रही है। तो जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मैक्सिमम कब है या मिनिमम कब होगी, तो उसके लिए मैंने एक तरीका बनाया है, वो मैंने उसे फिर वेरीफाई करके देखा तो काम करता है वो, वरना इसका जो अगर आप बेसिक प्रोसेस पे जाओगे थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो क्रिटिकल एंगल तो बेटा किस पर डिपेंड करता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या क्या करो, इनके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ले लिया करो। यहाँ पे वाटर लिखा है, वाटर का होता है 1.33, एयर का होता है लगभग 1, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 0.33 आएगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ग्लास का हम लेते हैं 1.05, इसका 1 डिफरेंस लेंगे। तो कांच का कोई फिक्स नहीं होता, कांच का अगर नहीं दे रखा तो 1.5 लेंगे, अदरवाइज तो जो पेपर में दे रखा वो मानना पड़ता है। तो कितना डिफरेंस आया, 0.5। यहाँ आ जाओ, ग्लास का बेटा होता है 1.50, इसका होता है 1.33, तो अगर हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.17। तो जब भी पेपर में आपसे पूछे कि भाई क्रिटिकल एंगल वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगी, तो ऐसे केस में आपको यह देखना होता है कि डिफरेंस सबसे छोटा कहां पर बन रहा है। जहां पर सबसे छोटा डिफरेंस बनेगा यानी वहां पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, यानी वहां पे लाइट को बहुत बड़े एंगल पे छोड़ना पड़ेगा। भाई क्रिटिकल एंगल पे जब हम लाइट को छोड़ते हैं तो लाइट क्या करती है, बाउंड्री के साथ आ जाती है। तो यहाँ पे डिफरेंस सबसे छोटा कहां पे बन रहा है, जब लाइट जा रही है ग्लास से वाटर में, तो जहां डिफरेंस सबसे छोटा वहां क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी सबसे बड़ी। तो सी आंसर होगा। अच्छा, सबसे छोटा कहां आएगा, जब सबसे बड़ा कहां पे आएगा, डिफरेंस जहां पर बड़ा है, एक मिनट रुको, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मैक्सिमम कब बनेगी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मैक्सिमम तब बनती है जब डिफरेंस छोटा हो। डिफरेंस छोटा है तो क्रिटिकल एंगल आएगा बड़ा, जब बड़ा हो, हाँ बड़ा है तो छोटा, ठीक है ठीक। तो हमारा इसका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। तो जब भी आपसे कोई ये पूछ ले कि लाइट यहां से यहां जा रही है, यहां से यहां जा रही है, किस केस में क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा, किस केस में छोटा होगा, तो बस आपको डिफरेंस अंतर देखना है। तो क्रिटिकल एंगल का डिफरेंस अगर छोटा है, याद रखना, सॉरी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक का जो अंतर है, डिफरेंस जो है अगर वो छोटा होगा जहां पर, वहां पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बड़ी आएगी, वहां पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी बड़ी। यानी कि अपवर्तनांक में अंतर जहां पर छोटा होगा, अपवर्तनांक में अंतर चेक करना पड़ता है, अपवर्तनांक में अंतर छोटा तो क्रांतिक कोण का मान बड़ा। तो अंतर यहां पे छोटा तो क्रांतिक कोण का मान यहां बड़ा आएगा, और जहां पे सबसे बड़ा अंतर है वहां पे छोटा बनेगा। जैसे अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें, इसने क्वेश्चन पूछा हमारे से कि जलवायु और कांच वायु इंटरफेस के महत्वपूर्ण कोणों के बीच के, और कांच वायु इंटरफेस के क्रांतिक कोणों के बीच संबंध क्या है। ये देखो क्या कह रहा है, आपको बताना रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर एयर। कह रहा है कि वाटर एयर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू CW है और ग्लास एयर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू CG है, तो इनमें क्या संबंध है। तो आपको ये बताना है कि जो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है बेटा, वाटर से लाइट एयर में जा रही है तो CW लिख रहे हैं, ग्लास से एयर में जा रही है तो CG लिख रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जहां डिफरेंस छोटा बनेगा वहां क्रिटिकल एंगल बड़ा आएगा। तो यहाँ देखो, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.33 है, एयर का 1, तो डिफरेंस आया 0.33 का। यहाँ पे इसका होता 1.5, इसका होता 1, डिफरेंस आया 0.5 का। यानी जहां पर अंतर छोटा वहां क्रिटिकल एंगल बड़ा, यानी वाटर एयर के लिए क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा ग्लास एयर के लिए। पर इसकी चाहो तो वैल्यू याद भी रख सकते हो। देखो, जब लाइट जाती है, ध्यान रखना, अगर बेटा लाइट जा रही है हमारी ग्लास से एयर में, ग्लास से एयर में, तो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है ना, ये होती है 42 डिग्री, 42 डिग्री के आसपास। और जब लाइट जाती है हमारी वाटर से एयर, तो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है ये होती है लगभग 48 डिग्री। तो आप देखो, जब लाइट वाटर से एयर में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल 48 बड़ा है, ग्लास से एयर में जा रहा तो 42 छोटा है। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जब लाइट वाटर वाले के लिए ज्यादा है, वाटर से एयर में जाते समय, और ग्लास से एयर में जाते समय छोटा है। और हमने कैसे चेक कर लिया, डिफरेंस से भी चेक कर सकते हो। यहाँ क्रिटिकल एंगल का डिफरेंस बड़ा आएगा तो क्रिटिकल एंगल छोटा, या रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का डिफरेंस बड़ा है तो एंगल छोटा है, और यहाँ डिफरेंस छोटा है तो एंगल बड़ा है। यहाँ देखो, डिफरेंस 0.33 छोटा एंगल तो बड़ा क्रिटिकल एंगल 48, यहाँ पे डिफरेंस बड़ा तो क्रिटिकल एंगल छोटा 42। ऐसे अगर मैं बात करूं डायमंड से एयर की, लाइट जा रही है डायमंड से एयर में,
डायमंड से एयर, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू तो लगभग लगभग 24 डिग्री के आसपास होती है, क्योंकि डायमंड का और एयर का जो डिफरेंस लेंगे बहुत बड़ा आएगा, तो जितना बड़ा डिफरेंस क्रिटिकल एंगल उतना ही छोटा। तो इसे ये तीनों आप एंगल याद भी रख लेना। अगर लाइट पानी से हवा में जा रही है तो क्रांतिक कोण 48 डिग्री बनता है, कांच से हवा में जा रही है तो 42 बनता है, और डायमंड से एयर में जा रही है तो 24.4 बनता है। देखो सबसे छोटा क्रिटिकल एंगल कहां पर आया, तो क्रिटिकल एंगल सबसे छोटा वहां पर आया जहां पर दोनों के अपवर्तनांक का डिफरेंस सबसे बड़ा होगा। देखो इसका है 2.42, इसका 1, तो यहाँ डिफरेंस आएगा कितना 1.42, सबसे बड़ा डिफरेंस तो सबसे छोटा एंगल, तो सबसे छोटा डिफरेंस तो सबसे बड़ा क्रिटिकल एंगल। अरे ये वाला लॉजिक समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? आप पहले मुझे बताओ कि ये इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे कि जैसे यहां पर उसने कहा कि क्रिटिकल एंगल ज्यादा कब होगा, तो हमने क्या देखा, लाइट कहां से कहां जा रही है, तो इनके अपवर्तनांक का अंतर निकाल लिया। तो अपवर्तनांक में जहां सबसे छोटा अंतर दिखेगा वहां क्रांतिक कोण बड़ा आएगा, तो सबसे छोटा अंतर दिखा मुझे यहाँ पे 0.17, तो यहाँ सबसे बड़ा एंगल आया, तो इसलिए मैंने सी पे टिक लगा दिया। यहाँ पे मैंने देखा कि वाटर से एयर वाले केस में अंतर इतना बना, ग्लास से एयर में इतना बना, जहां पे अंतर छोटा वहां क्रांतिक कोण बड़ा, तो इसलिए सी डब्ल्यू की वैल्यू बड़ी हो गई। सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का वो है ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा घुमा नहीं सकता आपको पेपर में। क्रिटिकल एंगल की मैंने आपको सारी वैरायटी बता दी है, एक बार ये कर लो। ठीक है, देखो ये देखो सबसे बढ़िया वैरायटी है इसकी, ये मैंने रख लिया ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो, हालांकि ऐसे अभी आई नहीं है रेलवे वगैरह में, तो ठीक है। इसने लिखा है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम 1 इज इक्वल टू वेयर सी इज क्रिटिकल एंगल। बेटा अगर वो क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है तो क्रिटिकल एंगल में हमें पता ही है फोटो क्या बनता है। अगर वो क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है पेपर में, तो यानी कि माहौल कुछ ऐसा बनेगा। और क्रिटिकल एंगल को उसने लिखा कि सी से लिखो कि हमारे पास है क्रिटिकल एंगल, और जब लाइट क्रिटिकल एंगल पे छोड़ते हैं तो आर की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। अच्छा अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करें तो भैया पहला मीडियम हमारा होना चाहिए डेंसर सघन, और दूसरा होना चाहिए रेयर विरल। यहां तक तो आपको कहेंगे सर कोई आपत्ति नहीं है। यानी जब हम क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं तो पहला मीडियम होता है सघन और दूसरा होता है विरल, है ना। लेकिन यहां पर उसने गेम क्या खेल दिया, इसने गेम अलग तरीके से खेल दिया। ये कह रहा है कि सघन माध्यम जो है उसे कह रहा है कि वो दूसरा माध्यम है सघन, और विरल माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, यानी कि सघन माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो बेटा जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछता है, मैंने कहा था उसको ऊपर लिखेंगे, तो यानी कि हमारे से कह रहा है कि सघन माध्यम जो है वो पहला नहीं वो दूसरा है, और जिसके सापेक्ष पूछता है मैंने कहा था कि उसका नीचे लिखते हैं। अब यहां पर तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया भाई। हमारे अकॉर्डिंग जब हम क्रांतिक कोण का जिक्र करते हैं तो सघन माध्यम तो पहला माध्यम होता है, विरल होता है दूसरा, पर ये कह रहा भैया साहब सघन माध्यम होना चाहिए दूसरा, विरल होना चाहिए पहला। तो फंस गए, समझ रहे बात को भाई। जब भी हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल के, क्रांतिक कोण की हम बात करते हैं, तो हम सबको इतना पता है कि भाई साहब कि लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, यानी कि पहला मीडियम डेंसर लेते हैं हम और दूसरा लेते हैं रेरर। ये कह रहा है कि दूसरा होना चाहिए डेंसर, पहला होना चाहिए रेरर। अब इसे हम दूसरा कैसे बनाए और इसे पहला कैसे बनाए, बेटा एक रिवर्सिबिलिटी का लो होता है लाइट का। लाइट पता क्या कहती है, जैसे मान लो कि लाइट को आपने यहां से छोड़ा और लाइट ऐसे जा रही है, अगर मैं लाइट को से पलट दूं तो लाइट अगर आते हुए जिस मार्ग को फॉलो कर रही थी तो जाते समय उसी मार्ग से वापस लौट के आएगी। यानी अगर मान लो कि मैं यहां पे इस लाइट को पलट दूं, अगर ये लाइट ऐसे आ रही थी तो जाएगी फिर ऐसे। यानी अब मैं यहां से सोच रहा हूं कि अब मैं ऐसे सोच रहा हूं कि मेरी लाइट जो है ना वो ये वाली है। अब मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं, यानी एक्चुअल में मान लेता हूं कि ये ग्रीन वाला ले लेता हूं कि लाइट जो है मेरी ऐसे आ रही है और ये जा रही है।
तो बेटा अगर मैं से ये यहां से लाइट आ रही है, यहां से गई, तो ये अब मेरा पहला वाला मीडियम बन गया, ये मेरा बन गया दूसरा। अब देखो क्या डेंसर दूसरा मीडियम बना दिया मैंने? बना दिया। क्या विरल को पहला माध्यम बना दिया मैंने? बना दिया। अब मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सीधे अपना क्रिटिकल एंगल दे रखा है तो फॉर्मूला लगा दूंगा साइन आई सी। ये पूरा लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है तो पूरा स्नेल्स का लॉ पूरा लगा दो, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। अब यहां पे ध्यान देना, अब मैं लाइट को यहां से ले रहा हूं, अब मेरा पहला मीडियम ये है हरे वाला और दूसरा मीडियम ये है। ऐसा मैंने क्यों नाटक किया? मैं अपनी बात पे क्यों नहीं टिका हुआ हूं? मैं अपनी बात पे इसलिए नहीं टिका हूं कि हमारे अकॉर्डिंग जब हम क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण की बात करते हैं तो लाइट जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो पहला मीडियम होता है सघन, दूसरा होता है विरल। पर यह कह रहा है कि सघन माध्यम 2 मानो और विरल माध्यम को पहला मानो, तो ऐसा कब हो सकता है? तो मैंने मान लिया कि लाइट भाई ऐसे जा रही थी और इस लाइट को हम पलट दें तो इसी पाथ से वापस जाएगी। अब ये मेरा पहला मीडियम हो गया, ये मेरा हो गया दूसरा मीडियम। तो यानी कि मेरी जो आई की जो बेटा वैल्यू है ना, वो आई की वैल्यू मेरी यहाँ पे अगर मैं इसे भी ऐसे ना करके ऐसे लिख देता हूँ, ये 90 डिग्री है। अब बेटा यहां से लाइट मेरी जा रही है ये, तो अब मेरे लिए आई की वैल्यू 90 डिग्री है और आर की वैल्यू सी है। अगर मैं इधर से आ रहा था तो आई को क्या लिख रहा था मैं? सी, और आर को क्या लिख रहा था मैं? 90। अब मैं लाइट को पलट दे रहा हूं तो जो लाइट जिस एंगल पर आती है वो आई होता है ना। अब मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 90 पुट करूंगा, तो आई मेरा बन गया 90 और आर की वैल्यू कितनी है मेरी? सी के बराबर। और N2 क्या है? डेंसर मीडियम दूसरा मीडियम, और N1 क्या है? पहला। तो साइन 90 होता है 1 अपॉन साइन सी इजकल टू N2 अपॉन N1, और हमें N2 अपॉन N1 नहीं तो निकालना है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, तो 1 अपॉन साइन सी होता है कोसेक, तो N2 अपॉन N1 हो जाएगा मेरे पास कोसेक सी। यानी इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। मैं दोबारा बता देता हूं इस क्वेश्चन को। देखो ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, समस्या में तो एक से एक ज्यादा है, थोड़ा सा बच्चे एडजस्ट करने को तैयार नहीं होते। अब कलर कौन सा लो? चलो ये ले लेता हूं। ये मेरा पहला बन गया, ये बन गया दूसरा, तो मेरा डेंसर मैंने दूसरा बना दिया, रेयर को बना दिया पहला। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको नए पेज पे दोबारा से बताता हूं। ये देखो बेटा वैरायटी आई नहीं है, पर हमें वो चीज भी पढ़नी होती है कि जो पूछ सकता है ना। ये क्वेश्चन आ जाए ना बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा कि पूछ क्या लिया। यहां ध्यान समझना, मैंने कहा कि जैसे आपको क्वेश्चन में दिखा कि क्रिटिकल एंगल सी, जब भी आपको क्रिटिकल एंगल दिखे तो क्रिटिकल एंगल का डायग्राम हम सभी को पता ही है कि अगर हम लाइट को क्रिटिकल एंगल पे छोड़ दें, अगर लाइट को क्रिटिकल एंगल पे छोड़ दिया जाए और क्रिटिकल एंगल उसने दे रखा सी, कैपिटल सी, तो ये हमारे पास कितना एंगल बनता है? 90। जब क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं तो लाइट जानी चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम। आप कहेंगे सर यहां तक कोई आपत्ति नहीं है, यानी सघन माध्यम जो है वो हमारा पहला माध्यम होना चाहिए और विरल होना चाहिए दूसरा। तो हम तो यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि सघन माध्यम को दूसरा बनाओ और विरल को बनाओ पहला। सघन को दूसरा बनाओ और विरल को बनाओ पहला। तो मैंने क्या किया कि लाइट ऐसे आ रही थी, अगर उस लाइट के पाथ को मैं पलट दूं तो सेम इसी पाथ पर वापस जाएगी। यानी अब मैं यहां से मान लेता हूं कि ये मेरा पहला मीडियम है और ये वाला दूसरा है। अब देखो सघन माध्यम दूसरा बन गया, बहुत बढ़िया। विरल माध्यम पहला बन गया। यानी कि अब मैं ऐसे आई आर ऐसे ना लगा के स्नेल का नियम, ये आई और ये मेरा आर बन गया, ऐसे लगाऊंगा मैं स्नेल का नियम। तो साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। तो आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 90। आर की वैल्यू कितनी है अब? सी। N2 अपॉन N1 आ गया, तो N2 अपॉन N1 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन साइन सी। तो साइन सी को हम लिख सकते हैं कोसेक सी। और हमारे से पूछा क्या था उसने कि दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, तो दूसरे का पूछा है पहले के सापेक्ष। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए? सघन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और पहला होना चाहिए विरल, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया। देखो वैसे ये मैंने एक डाल दिया, अगर ये आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। पेपर में जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो ऐसे वाले आते हैं, बिल्कुल सिंपल वाले, कि लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल बताओ। तो सिंपल फॉर्मूला साइन आई सी N2 अपॉन N1। तो जो दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे, इसका नीचे लिखेंगे। या जैसे मैंने यहाँ पे ये दे दिया, ये भी सेम था कि लाइट जा रही है ग्लास से वाटर में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया, वाटर का भी। ये ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म आती है पेपर में। एक यहाँ पे पूछ लिया कि लाइट जा रही है ग्लास से एयर में, है ना। ये यहाँ पे ये आपके यहाँ ALP का क्वेश्चन है, ये कि दो कंडीशन दे देगा कि जब लाइट यहां से यहां जा रही थी तो क्रिटिकल एंगल ये था, और जब यहां से यहां जाएगी तो क्रिटिकल एंगल क्या बनेगा। ठीक है, या फिर इस तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मैक्सिमम होगी और कहां पे मिनिमम होगी। ये वैरायटी पूछ सकता है, ये हम पहले कर चुके हैं वाला क्वेश्चन। ये वाला मैंने डाल दिया कि जो आ सकता है, तो जो इससे पहले के हैं वो आते हैं जनरली, तो जो आ सकता है वो। तो क्रिटिकल एंगल में
TIR में इससे ज्यादा घुमाने की उसकी औकात नहीं है कि वो आपको न्यूमेरिकल इससे ज्यादा घुमा दे, नहीं, इससे बाहर नहीं पूछेगा वो। तो कोस टेन साइन कोसेक के फॉर्मूले बता दो कौन किसके होता है। भाई ये तो आप मैथमेटिक्स पढ़ो, अब इसमें मैं क्या बताऊं, ये तो पता होना चाहिए आपको। साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा, टेन थीटा होता है 1 कोट थीटा, कोस थीटा होता है 1 सेक थीटा, ठीक। लेकिन अगर वो साइन को कोस में बदलना है, जैसे मान लो यहां पे लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा या प्लस साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 माइनस थीटा पे 90 प्लस थीटा में ये बदल जाते हैं। तो वो बदलते हैं तो साइन फिर कोस में बदलता है। वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री की पूरी क्लास लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो 270 पे और 90 पे बदलते हैं आपस में। तो किसी भी टीचर की सिंपल क्लास देख रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री की, यूट्यूब कहीं पर भी मिल जाएगा आपको, या जो टीचर से आप मैथ पढ़ रहे हैं उनसे बोल देना, ठीक है। तो इतना तो याद कर ही लो, साइन थीटा 1 कोसेक थीटा होता है। इससे बाहर इसका न्यूमेरिकल, अब आप न्यूमेरिकल करना क्रिटिकल एंगल के सारे हो जाएंगे लाइन से। अच्छा, अब आपके मैं बताता हूं, अब आपके हमारे यहाँ पे सैटरडे संडे तो छुट्टी है ही, और मंडे की होली की छुट्टी है। कुछ जगह पे ट्यूसडे की भी होली मनाई जा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद आपके साथ मेरी क्लास बुधवार को लगेगी। तो जिन बच्चों ने लेट बैच ज्वाइन किया है, सर F इजगल टू R/2 कब लगेगा? ये F इजगल टू R/2 क्या है विपिन साहू? F इजगल टू R/2 क्या लिखा आपने? F इजगल टू R/2 किस चीज के बारे में पूछ रहे हो? वैसे ये मत क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। तो अब जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, जिन्होंने शुरू से भी कर रखा है और कुछ क्लासेस पेंडिंग रह गई हैं, तो अगले आप 3-4 दिन में डेली 2-2 3-3 क्लासेस देकर इस बैकलॉग को समाप्त कर लेना, ताकि फिर हम जब नई क्लास में आए बुधवार को तो बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़े पाए, है ना। तो मेरी तरफ से सभी को एडवांस में हैप्पी होली, विश यू ऑल वेरी 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 हैप्पी होली। अब मिलते हैं अब हम बुधवार को, ठीक है सर। फोकस इक्वल, अरे यार चल क्या रहा है, तुम क्या पूछ रहे हो? जब पढ़ाएंगे लेंस और मिरर तब पूछना ये बात, ठीक है। बाय, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एवरीबॉडी।